हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीमिक्स सीरीज में आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। लेकिन हम शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना जो भी स्कोर रहेगा आउट ऑफ 5 डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेकेंडली, अगर आप हिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं या किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर श्योर वी विल ब्रिंग क्वेश्चंस और content on that particular topic for you. On that note, let's begin without wasting any time. The first question is in front of you. Consider the following statements. The home rule movement in India demanded home rule or complete independence. Anglo-Indians, most of the Muslims and the non-Brahmins did not join the league. Muhammad Ali Jinnah and Bhulabhai Desai were the prominent leaders who joined the home rule agitation started by Tilak. The Indian Home Rule Society at London was a wing of the Annie Besant's Home Rule League. How many of the statements is or are correct? Only one statement, only two statements, only three, all of the above. आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Now let's see the question. Home Rule Movement. आप यहाँ पे देखते हैं इसकी शुरुआत होती है 1916 के अंदर. And Home Rule movement was Indians' response to the First World War in a less charged but more effective way. अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि होम रूल मूवमेंट जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के अंदर सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। सो यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं हुई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंडली आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे होम रूल लीग मूवमेंट जो है इसकी दो विंग्स थी, दो ब्रांचेस थी। एक तिलक्स लीग एंड आप देखोगे कि ये मेजरली आपके सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र में बॉम्बे में नहीं थी, बॉम्बे के अंदर एनी बेसेंट वाली लीग थी। सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र, इसके अलावा आपका कर्नाटका यहां पर एक्टिव थी। और आप देखोगे कि तिलक की जो लीग है उसकी बेसिकली 6 ब्रांचेस थी और तिलक की लीग जो है उनका हेडक्वार्टर जो है वो पूना के अंदर था और इस लीग को लॉन्च किया गया था बेलगाम के अंदर। अगर हम यहां पर बात करें सेकेंड, तो वो थी एनी बेसेंट की लीग। एंड एनी बेसेंट की जो लीग है आप देखोगे इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो थे अडियार मद्रास के अंदर और इसकी कुछ 200 ब्रांचेस थी इंक्लूडिंग इन बॉम्बे। आप देखेंगे कि भूलाभाई देसाई और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने एनी बेसेंट की लीग को ज्वाइन किया था, न कि तिलक की लीग को। इनफैक्ट एनी बेसेंट की जो लीग है उसके बॉम्बे में इंचार्ज थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के कुछ जो मॉडरेट लीडर्स हैं एंड जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंग्लो इंडियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, नॉन ब्राह्मण्स हैं, दे डिड नॉट ज्वाइन द होम रूल लीग मूवमेंट क्योंकि इनको लगता था इट विल मीन रूल ऑफ द मेजॉरिटी एंड दैट टू द अपर कास्ट हिंदूज। सो इसीलिए आप देखोगे कि ये जो डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है, दे डिड नॉट ज्वाइन द लीग। सो स्टेटमेंट सेकंड इज डेफिनेटली करेक्ट। कमिंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट, द इंडियन होम रूल सोसाइटी एट लंडन वाज अ विंग ऑफ द एनी बेसेंट्स होम रूल लीग। बिल्कुल गलत बात है। होम रूल सोसाइटी की अगर हम बात करें एट लंडन, इसको श्यामजी कृष्ण वर्मा जो रिवोल्यूशनरी हैं उन्होंने शुरू किया था 1905 में टू प्रमोट द कॉज ऑफ इंडिया, टू प्रमोट द कॉज ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। तो आप यहां पे देखेंगे कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग की विंग नहीं थी। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आप यहां पे देखेंगे ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट इज द सेकंड वन। सो हमारा आंसर हुआ ए। बाकी आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो को पॉज करके यहां पर पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट या क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी, अगर हम इसको देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। तो यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस की बात हुई है और उसके रिस्पेक्ट में आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हमें यहाँ पे बताना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिक्योरिंग इंडिया फ्रॉम नेपोलियनिक थ्रेट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ओके, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस वाज अवध।
The policy included a promise of non-interference in the internal affairs of the allied states by the British. Indian rulers under the subsidiary alliance were required to maintain a British military contingent at their own expense. क्या लगता है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं? अगेन वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं इफ यू वांट. चलिए देखते हैं इसको. सब्सिडियरी अलायंस. सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी जो है वो 1798 में वेलेस्ली उस टाइम पर जो वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी. और अगर हम यहां पर बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि मेन मकसद यहां पे क्या था? मेन मकसद था यहां पर कर्ब दी राइजिंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया एंड सिक्योर इंडिया फ्रॉम द राइजिंग नेपोलियनिक थ्रेट. इसके अलावा आप यहां पे देखोगे टेरिटोरियल एक्सपांशन, फॉर द ब्रिटिश एंड रिड्यूसिंग द इंडियन स्टेट्स टू अ subordinate position, make them dependent on the British East India Company. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे. सो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनफैक्ट यूपीएससी में एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है सिमिलर लाइंस पर. फर्स्ट स्टेट जिसने इंडियन सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया वो अवध नहीं था. इट वॉज द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1798 इटसेल्फ. आप यहां पर ये मैप जो है इसको देख सकते हैं. सो हैदराबाद ने 1798 में साइन किया. इसके बाद मैसूर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में आपको पता है टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए और यहां पर जो वोडियार डायनेस्टी का रूलर बिठाया गया, पपेट रूलर था ब्रिटिशर्स का, और उसने 1799 में सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर लिया. तंजौर ने साइन किया 1799 में. अवध के जो रूलर है उन्होंने साइन किया था इसको 1801 में. इसके बाद आप देखोगे पेशवा ने साइन किया इसको 1802 में बाय द ट्रीटी ऑफ बसई. सिंधिया ने 1803 में, गायकवाड़ जो है उन्होंने भी 1803 के अंदर. होलकर जो है वो इसको लेटर ऑन साइन करेंगे आफ्टर दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. तो यहां पर अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है यहां पर. थर्ड स्टेटमेंट, द पॉलिसी इंक्लूडेड अ प्रॉमिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द एलाइड स्टेट बाय द ब्रिटिश. बिल्कुल, ब्रिटिश कहते थे कि अगर आपने सब्सिडियरी अलायंस जो है उसको साइन किया है तो इसको साइन करने वाला जो इंडियन स्टेट है अब वो उनका एलाय है और उसके इंटरनल मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे और साथ ही साथ में वो उसको इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट जो है उससे भी बचाएंगे. लेकिन यहां पर इंडियन स्टेट को कुछ कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ती थी, जैसे कि इंडियन स्टेट जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीटली सरेंडर करता था ब्रिटिश को. एंड यस, एक ब्रिटिश कॉन्टिंजेंट जो है वो उस इंडियन स्टेट की टेरिटरी के विद इन पोस्टेड होता था और इसका पूरा खर्चा जो है वो यहां पर इंडियन स्टेट जो है वो मीट करता था, इधर बाय गिविंग अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द ब्रिटिश और बाय पेइंग द ब्रिटिश इन कैश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्टिंजेंट व्हिच हैज बीन स्टेशन्ड इन देयर ओन टेरिटरी. और ब्रिटिशर्स का लॉजिक क्या था कि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए तो है तो आपको पे करना पड़ेगा. इसके अलावा आप देखोगे एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो साइन करने वाली इंडियन स्टेट की कैपिटल में पोस्टेड होता था और कहा जाता था कि ये हमारा एम्बेसडर है यहां पर क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं. लेकिन असल जो रीजन था इसके पीछे वो ये था कि ब्रिटिशर्स दो क्लेम करते थे कि सब्सिडियरी अलायंस जो है इट इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट. बट अक्सर ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है ये सारे इंटरनल अफेयर्स पर नजर रखता था और आप देखोगे इंडियन स्टेट्स जो हैं दे वर रिड्यूस्ड टू अ पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन एज कंपेयर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाया द सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी because they got dependent on the British militarily as well as in the conduct of their foreign policy. तो आप यहां पे देखोगे कि आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. हमसे पूछा है हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दैट इज द सेकेंड वन. सो यहां पर हमारा आंसर हुआ ए. आप बाकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, इट इज पर्टेनिंग टू द महालवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम. तो आपको पता है ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने तीन टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को ब्रॉडली इंट्रोड्यूस किया था. वन वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम
which was introduced by Cornwallis in 1793 in Bihar, Bengal initially, and later on रैयतवाड़ी system 1820 रीड एंड मुनरो का ब्रेन चाइल्ड है, और आप देखोगे कि ये आपके दक्कन वाले एरिया में इंपोज किया गया था। एंड महलवारी या महलवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, ये आपको ब्रॉडली यहां पर देखने को मिलेगा आपके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर, जिसमें आपका पंजाब भी इंक्लूडेड है, आपका जो गैंजेटिक वैली है उसके अंदर, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के अंदर। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, महलवारी सिस्टम वाज व्हाट? इट वाज अ काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ हॉल्ट मैकेंजे। It was first introduced in 1822 in the northwestern provinces of the Bengal Presidency, which is presently the area of Uttar Pradesh. और हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम जो इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना होगा महल का मतलब क्या था। सो महल का मतलब था अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और बेसिकली यहां पे आप देखोगे हॉल्ट मैकेंजी जो है उन्होंने एक चीज रियलाइज की थी कि इंडिया के अंदर विलेज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो महलवारी सिस्टम में क्या किया जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे वो गांव गांव विजिट करते थे और वहां पर लैंड का इंस्पेक्शन होता था, यानी चेक किया जाता था कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसी है, कौन सी क्रॉप जो है वो उगाई जा रही है। उसके बाद में आप देखोगे लैंड मेजरमेंट होता था, और हर पीस ऑफ लैंड जो है एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर उसमें टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, और उसके बेसिस पे वहां से आने वाला रेवेन्यू कितना है उसको एस्टिमेट किया जाता था। और इस तरीके से हर इंडिविजुअल पीस का रेवेन्यू कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर विलेज से एंड जो महल अ ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं उनसे कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है इसको एस्टिमेट किया जाता था। और रेवेन्यू कलेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती थी विलेज हेडमैन की। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जमींदार को नहीं, विलेज हेडमैन को राइट्स दिए गए थे टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द एंटायर महल और विलेज। यानी कि यहां पर कोई मिडिल मैन एज सच नहीं है। तो आप यहां पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहां लिखा है द महलवारी सिस्टम वाज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स विद ईच फार्मर पेइंग द रेवेन्यू डायरेक्टली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप यहां पे देखोगे यहां पे लैंड जो है इट वाज नॉट अ प्राइवेट एंटिटी। इनफैक्ट माना जाता था कि ये जो लैंड है इसके ऊपर एंटायर विलेज की ओनरशिप है, और इसीलिए विलेज लेवल पर एंड फिर महल लेवल पर रेवेन्यू जो है वो एस्टिमेट किया जाता था। एंड आप यहां पे देखोगे यहां पे फार्मर जो है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, ही यूज्ड टू पे टू द विलेज हेडमैन एंड द विलेज हेडमैन यूज्ड टू डिपॉजिट इट विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। एंड बिल्कुल सही बात है, द डिमांड वॉज रिवाइज्ड पीरियडिकली, इट वॉज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड लाइक द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय कॉर्नवालिस। तो यहां पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज इंडिविजुअल फार्मर रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा था, विलेज हेडमैन जो है वो विलेज के बिहाफ पर एंड महल के बिहाफ पर जो रेवेन्यू ड्यू है वो ब्रिटिशर्स को सबमिट किया करते थे। तो यहां पे बहुत ही क्लियर हो जाता है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 2, द करेक्ट आंसर इज बी। यू कैन जस्ट गो थ्रू द कंटेंट वंस। यहां पर आप देखिए आपको कुछ कमीशंस जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेशी कमीशन, वेलबाई कमीशन, आपका फाउलर कमीशन एंड मॉनक्रिफ कमीशन, और सामने लिखा है उनका सिग्निफिकेंस क्या है। एंड फिर पूछा है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स इज और आर इनकरेक्ट। स्ट्रेशी कमीशन, was it related to the famine code? The Welby Commission was related to administration of expenditure in India. Fowler Commission Indian Currency Committee के नाम से फेमस है। Was it dealing with the Indian currency system? Moncrief Commission, was it dealing with the subject matter of irrigation? क्या लगता है कितने करेक्ट हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और नन ऑफ द अबव। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पेयर्स जो हैं ये करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आपका आंसर हुआ डी। अगर हम स्ट्रेशी कमीशन की बात करें तो इसको 1878 में
लॉर्ड लिटन जो है उन्होंने बनाया, और इसका जो चेयरपर्सन है वो था सर रिचर्ड स्ट्रेशी, और इसी के लिए इसको हम स्ट्रेशी कमीशन कहते हैं. सो द स्ट्रेशी कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉर्ड लिटन इन 1878 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड स्ट्रेशी. और इनका जो मेन पर्पस था वो क्या था? इनका मेन पर्पस था कि फेमिन सिचुएशन जो है उससे किस तरीके से डील किया जाए, इसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बतानी. आप यहां पे देखेंगे कि इनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे फेमिन कोड जो है उसे डेवलप किया गया था. सो यस, द फर्स्ट पेयर इज डेफिनेटली करेक्ट. सेकंड जो है वो है वेलबी कमीशन, और आप यहां पे देखेंगे वेलबी कमीशन जो है इसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको 1895 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू इन्वेस्टिगेट दी वेस्टफुल स्पेंडिंग इन इंडिया. और आप यहां पे देखोगे कि इसके अंदर आपको दादाभाई नारोजी जो हैं वो भी एज अ मेंबर देखने को मिलेंगे अमंग दी 6 मेंबर्स. रिपोर्ट 1900 में पब्लिश हुई, और आप यहां पे देखोगे दिस कमीशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग द फाइनेंशियल ग्रीवांसेस ऑफ द इंडियंस. It led to establishment of more equitable fiscal policies by the British Indian government and thus ensured a fair allocation of the resources between British and the Indians. तो ये भी करेक्ट है. फाउलर कमीशन जो है इसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी के नाम से भी जाना जाता है. आप यहाँ पे देखेंगे इसे 1898 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू एग्जामिन एंड रिकमेंड द चेंजेस टू द करेंसी सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया. और इन्होंने यहां पर रिकमेंड किया इंट्रोडक्शन ऑफ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टू स्टेबलाइज द इंडियन रूपी, और इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1899 वाज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हिच लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड इन केस ऑफ इंडिया. Moncrief Commission, also known as Irrigation Commission, was set up in 1901 by Lord Curzon under the chairmanship of Colin Scott Moncrief. और आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने रिकमेंड किया कि सरकार को इरिगेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए. दिस विल हेल्प अस इन डीलिंग विद द फेमिन लाइक सिचुएशन. इट विल हेल्प अस इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड दस ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट. सो सारे पेयर्स करेक्ट हैं. लास्ट क्वेश्चन है आज का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हैंडलूम डे इन इंडिया इज और आर करेक्ट. अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सो यहां पे अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन August 7th टू ऑनर द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905. द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2015 टू एक्नोलेज द हैंडलूम वीवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. बिल्कुल 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 7 अगस्त से 7 अगस्त को बेसिकली नेशनल हैंडलूम डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे. और इसका मेन पर्पस क्या था? टू एक्नॉलेज दी हैंडलूम इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, empowerment of the women, upliftment of the poor and thus poverty alleviation and also to the Indian economy. बट 7 अगस्त को ही क्यों चुना गया? 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 7 अगस्त को अब से हम नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाएंगे. और क्यों मनाएंगे? टू एक्नॉलेज द हैंडलूम वीवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, बट वाई 7 अगस्त इन पर्टिकुलर? बिकॉज 1905 में 1905 में इसी तारीख को स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है उसे लॉन्च किया गया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल आफ्टर द कलकत्ता टाउन हॉल मीटिंग. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आप यहां पे देखिए गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से ही डेटा लिया गया है. आप यहां देखेंगे जो हैंडलूम सेक्टर है वो अराउंड 35 लाख लोग जो हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड करता है एंड दस इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर इन केस ऑफ इंडिया. आप देखोगे इस 35 लैक्स में से अराउंड 25 लैक्स जो हैं वो विमेन हैं एंड दस इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द वुमेन एज वेल एज प्रोवाइडिंग एसेंशियल लाइवलीहुड एंड दस इज हेल्पिंग इन पॉवर्टी एलिवेशन इन द रूरल एरियाज.
आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके इस मैप को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट स्टेट से जो फेमस हैंडलूम्स हैं उनको दिखाया गया है, एंड हो सकता है कोई पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके अलावा आप देखेंगे अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच में, अप्रैल 2023 टू मार्च 2024 के बीच में डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनसे वेरियस हैंडलूम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं? बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट, चेद्दीबुट्टा साड़ी फ्रॉम तमिलनाडु, दी बाशोली पाशमीना वुलन प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, द रंगवाली पिछोड़ा ऑफ कुमाऊं फ्रॉम उत्तराखंड, एंड दी तंगेल साड़ी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, द गरत साड़ी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड द कोरियल साड़ी फ्रॉम वेस्ट बंगाल. So Tangel, Garat and Koryal are different varieties of sari and they are related to the handloom industry of West Bengal. Apart from that, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, रंगवाली पिछोड़ा जो है वो आपके उत्तराखंड से है, आपका बाशोली पाशमीना वुलन प्रोडक्ट्स जो है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर से हैं, बंदेज क्राफ्ट जोधपुर की जो है उसे भी यहाँ पर जीआई टैग जो है ये मिला है, चेद्दीबुट्टा साड़ी तमिलनाडु से, एंड बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश. और जीआई टैग मिलने से क्या होगा? बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगी, जिससे मार्केट क्रिएट होगा. हैंडलूम वीवर्स जो हैं उनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी इकोनॉमिकली, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच. बाकी स्लीपी के सारे प्रोडक्ट्स पर 16 अगस्त यानी आज रात के 12 बजे तक आपको 15% ऑफ मिल रहे हैं. Be it your GS for 2025 or your mains crash course or your state PCS courses for 2025. So hurry up, the link is in the description. And बाकी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी. Thank you so much.